ये क्वेश्चन ये है ना, तो पहला यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट था, मैंने बस इमेज निकाला। हाँ हाँ, अलोंग एक्स एक्सिस निकाला ना अपने यहाँ तक वेलोसिटी ये वाला, समझ में आ गया ना। मतलब हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग निकाला। हाँ हाँ, अब मैं पेंसिल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला निकालता हूँ। तो अब हाँ तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो HI/HO होगा, और ये इक्वल होगा -V/U के। V को ये डाल देंगे हम, डिवाइडेड बाय U करेंगे तो F/F - U आएगा। तो यहाँ से HI आ जाएगा F/F - U इंटू HO। अब जब हम लोग HI को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी होगा। यहाँ पे U भी वेरी कर रहा है और HO भी वेरी कर रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएट करने में। बस सबका वैल्यू डाल देंगे अब हम लोग। ये जो है हाँ सर समझा। सारा वैल्यू समझ में आया। ये जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैरेलल डायरेक्शन। हाँ सारा वैल्यू सबस्टिट्यूट ठीक है करना। सर, ठीक है सर। 20 वाला। ट्वेंटी सर, 21 है 20। यहाँ पे बेसिकली रिफ्रैक्शन हो रहा है। इंसिडेंट रे आ रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 है, नहीं I है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन गिवन है I - R।
अब हम लोग 20 आंसर क्या दिया हुआ है? ए बी डी दिया है। ऑब्वियसली आई को इंक्रीज करेंगे तो आर तो इंक्रीज होगा, स्नेल्स को लगा देंगे तो साइन हाँ आई इज इक्वल टू म्यू इनटू साइन, तो ये तो करेक्ट है, आई इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई माइनस आर को यहां से डाल देंगे, आर यहां से है साइन इनवर्स 1/μ साइन आई। अब पहले मैं डी ऑप्शन कर देता हूं, डेल का मैक्सिमम वैल्यू आंसर एबीडी दिया हुआ है। हाँ एंगल ऑफ डिविएशन मैक्सिमम तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ है, और हाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ होगा। अब यहाँ पे स्नेल्स को लगाएंगे तो साइन 90 विल बी इक्वल टू म्यू इनटू साइन आर। हम यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन निकालेंगे तो आएगा π/2 माइनस आर, आर को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/μ, और ये कॉस इनवर्स 1/μ हो जाएगा। ये डिविएशन का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि जैसे जैसे आई बढ़ रहा है डेल भी बढ़ेगा। ये कैसे प्रूव करें? चलो इसको ये मैं ये हटा दूं, ये वाला नीचे वाला। हाँ अब डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर, तो डी डेल बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी आई बाई डी टी माइनस डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी को मैं यहां से डाल देता हूं, इसमें सर हमें बस 1 माइनस कॉज आई बाय म्यू कॉज आर को पॉजिटिव बताना है ना, तो हमारा प्रूव हो ये हमें, जाएगा। हाँ हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कैसे बताऊं, वही मैं सोच रहा था। क्या नाम है आपका? इब्राहिम।
हाँ इब्राहिम वेरी गुड। तो कैसे बताया अपन, कुछ तो कर सकते हैं ना, कुछ तो कर ही सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कुछ लगाना पड़ेगा। साइन आई इंटू म्यू, साइन आई म्यू साइन आर के इक्वल है। हमें सिर्फ ये बताना है कि कॉस आई, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये वाला टर्म छोटा होगा इससे। हाँ ऐसे बता सकते हैं ना ये पूरा। हाँ सर, ऐसे हो जाएगा कि मैं हमें सिर्फ ये म्यू वाला टर्म, हाँ बोलो। साइन आई को √1 - हाफ 1 - cos² आई वैसे लिख के दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना तो हो जाता है उससे। सही है ना, साइन स्क्वायर। हाँ, इधर भी अब मतलब इसको एक्स मानेंगे तो ये भी x नहीं। म्यू बाहर रहेगा ना सर, नीचे हाँ म्यू वाले में। बाहर रहेगा, म्यू बाहर रहेगा तो म्यू को अंदर ले जाओ तो अंदर म्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, ये भी म्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हाँ अगर मैं साइन आई को एक्स स्क्वायर मान लूंगा तो ये भी एक्स स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। हाँ हाँ, यहाँ प्रूव हो गया। हाँ, अब ये वाला वैल्यू 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा है 1 से। तो हो गया ना। हाँ और किसी को कोई डाउट? हो गया। हम लोग लास्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे। सेंटर ऑफ मास में हमने यही सीखा कि इसका, ये dx बाई dt को कैसे लिखते हैं, और जब भी x मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो दोनों एंड का वेलोसिटी सेम होता है विद डायरेक्शन, और वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम तब होता है तब एक्सेलरेशन जीरो होता है उस इंस्टेंट पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जो काफी लोगों को आता होगा। ये ब्लॉक है मास 1 kg है, ये ब्लॉक है मास 1 kg है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 50 है, और ना हम लोगों ने इसको इम्पल्स दिया, इम्पल्स दिया मतलब झटका दिया। अब जब झटका दिया तो उसकी वजह से इसका वेलोसिटी 2 हो गया। तो मैं अगर इसको एकदम जोर से झटका दूंगा, एक बहुत कम टाइम के लिए दूंगा झटका, तो जब मैं झटका दे रहा हूँ तो ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा क्या? नहीं। तो इसका वेलोसिटी 0 है। तो स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन ढूंढना है, कितना होगा?
सर वो जीरो इसलिए हुआ ना क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए फोर्स लगा है, इसलिए स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन नहीं होगा। वेरी गुड। 0.08 है क्या स्प्रिंग कंप्रेशन? फोर्स, हाँ 0.08 नहीं, मुझे आंसर नहीं पता। सर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही पूरा जाएगी ना कंप्रेशन में। क्या बोल रहे हो? जो काइनेटिक एनर्जी होगी इधर लेफ्ट वाले ब्लॉक की वही पूरी जाएगी ना उसमें कंप्रेशन में। नहीं, अभी मैंने लास्ट क्लास में सिखाया ना, ये रहा पॉइंट। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट को याद रखो समझ के। सर 1/5 आ रहा है। वेरी गुड, 1/5 आंसर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा ना कि जब भी मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा तो दोनों एंड का वेलोसिटी इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी ये होगा कि जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन या फिर मैक्सिमम एलोंगेशन आएगा, इस दोनों एंड का वेलोसिटी मतलब दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी इक्वल होगा विद डायरेक्शन। अब हम लोग इसको सिस्टम मान लेंगे। इस सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं नहीं सर। नहीं सर। नहीं। अब एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा। कोलिजन के बाद मोमेंटम है m इंटू वी, कोलिजन के पहले मोमेंटम है m इंटू वी, प्लस इसका तो जीरो है तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा 1। अब इस सिस्टम में कोई फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है? नहीं सर। नहीं तो सिस्टम का एनर्जी भी कंजर्व होगा। हाँ, सिस्टम का एनर्जी भी कंजर्व होगा। सिस्टम का एनर्जी, पहले जो सिस्टम का एनर्जी था वो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो इनिशियली सिस्टम में सिर्फ इसके पास एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। बाद में इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है और स्प्रिंग के पास भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और यही मैक्सिमम कंप्रेशन है। यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा 0.2 आएगा। सर वो कुछ पूछना था। सर मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी सेम होता है ठीक है, लेकिन जीरो भी हो सकता है ना, मतलब वेलोसिटी हाँ, जीरो भी हो कंप्रेशन सकता है। हाँ, तो ये वाले केस में हम लोग जीरो नहीं लेंगे, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब वो रुक गया और उसके बाद एक इंस्टेंस के लिए, उस इंस्टेंस के लिए जब मैक्सिमम जीरो होता है कि जीरो हो सकता है? हो सकता है। क्या? अरे इतना स्लोली बोल, तुम एक तो मुझे तो सुना ही नहीं दे रहा, तुम क्या बोल रहे हो? सर मैं हो ये सकता बोल है, रहा तो था जीरो कि होगा जरूर। बोलो। मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी सेम होता है और वो जीरो के इक्वल होना चाहिए ना, मतलब ब्लॉक रुकेगा तभी मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन मानेंगे हम लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसने बोला? ये तो अभी हमने पढ़ा ना dx by dt। तुम्ही ने लास्ट क्लास में बोला था कि dx by dt ये होता है, और मैंने हाँ मतलब तुम्ही ने कहा था कि जब x सेम होता है, जीरो होता है, कोई जरूरी नहीं है।
ये इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है ना, सिस्टम का मोमेंटम होना पड़ेगा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, समझा सर। अब जीरो हो गया तो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, नहीं, मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था, इसलिए पूछा। तो फिर जीरो नहीं होगा। हो सकता है लेकिन नहीं होगा यहाँ पे। अब अगर इसके पास भी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 होता ना, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0 है, हाँ फिर 0 होता है। हाँ सर, समझा। तो जीरो हो सकता है। अब ना एक चीज और याद रखना, तो ये याद रखना कि जब भी मैक्सिमम एलोंगेशन होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, ये दोनों का वेलोसिटी क्या होता है? हमेशा सेम होता है विद डायरेक्शन। अब ना अगर मैं इस समय सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालूंगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2 से, तो ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना आएगा? 1 ही आता है। नहीं 1 नहीं, v सेंटर ऑफ मास का V वेलोसिटी आएगा। कितना आएगा? क्या है? v आएगा। ये आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। 0 रहे। 0। सेंटर मास के रिलेटिव करके देख लो, 0 आएगा। और इसका भी कितना आएगा? 0। तो जब भी, तो ये हमेशा होगा, जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन और एलोंगेशन होगा तो इनका वेलोसिटी सेम होगा। सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे तो वो भी वही आ जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव देखोगे तो दोनों वेलोसिटी 0 आएगा। तो जब भी मैक्सिमम एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, उस समय सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों का वेलोसिटी कितना होगा? 0। हम्म, क्या है? मैं कल रात को ना, मैंने कल रात को ना 10 पैकेट किए थे। मैं कल रात को ना 10 पैकेट, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों का वेलोसिटी 0 होगा। किसी को कोई डाउट है? अच्छे से देख लो, समझ लो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो समझ समझ के करने से ही होगा। राहुल का क्लास आ गया क्या राहुल? हैं? अब इसी क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई खास इजी तो नहीं होगा, उल्टा गंदा ही होगा, बट कभी कभी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास का मैं वेलोसिटी निकालूंगा, इसका वेलोसिटी इतना है, इसका वेलोसिटी इतना है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना आएगा? वही m1 m2 e2 m1 plus m2 से 1 मीटर पर सेकंड है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास को हम रोक देंगे, उल्टा करके इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 1। और उल्टा करके इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? 1 मीटर पर सेकंड। अब जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा,
उस समय दोनों का वेलोसिटी कितना होगा? हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। जीरो होना चाहिए। हाँ, अब जीरो होगा क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। अब फिर से सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कर रहे हैं। तो अब सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होगा तो सिस्टम का इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम पी स्क्वायर। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसके पास भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां से भी एक्स मैक्स आ जाएगा। सर हम मैक्सिमम कंप्रेशन पे हम बोलते हैं दोनों का मोमेंटम सेम होगा कि वेलोसिटी सेम हो जाएगा? वेलोसिटी सेम हो। मतलब डिफरेंट मासेस ये हम होंगे तो लोगों ने भी यहाँ पे- वेलोसिटी। हमने प्रूफ किया पूरा भाई। हाँ हाँ प्रूव हमने किया था पूरा सर। समझ हाँ के इसको ये लिखा था, फिर हाँ, समझ के इसको हाँ। मैक्सिमम कंप्रेशन में ये जीरो होगा तो फिर ये दोनों को सेम होना पड़ेगा। हमने पूरा समझ के कंसेप्ट किया था, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। कंसेप्ट लोग याद रखो ना, क्यों होता है ऐसा? हाँ। और किसी को कोई डाउट है? सर वो जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसका आपने वो जो रिलेटिव स्पीड है वो उल्टा करके 1 मीटर ठीक है। सर जो दूसरा वाला ब्लॉक है ना उसमें हमने वो 1 मीटर पर सेकंड दिया तो डायरेक्शन दिया हमने, क्या बोल रहे हो? डायरेक्शन उल्टा करके आपने दिया ना, वो पार्ट वापस नहीं बोल। सुना। नहीं सुनाई दे रहा तो लाउडली बोलो। सर आपने जो सेकंड वाला ब्लॉक है उसका जो उल्टा करके रिलेटिव दिया। स्पीड अगर सर, मुझे तो सेंटर फिर- ऑफ मास की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो सेंटर ऑफ मास को रोक दूंगा, उल्टा करके इसको भी दे दूंगा, इसको भी। इसका रिजल्टेंट 1 आ जाएगा, इसका भी रिजल्टेंट 1 आ जाएगा। अच्छा सर ठीक है समझा। और एक चीज याद रखना, पॉइंट और याद रखना। अभी आवाज आ रही होगी ना? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना होता है? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना होता है? m into VCOM। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखूंगा तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमेशा कितना होगा? 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा कितना होगा? 0।
न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सी एम। अब मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखूंगा तो एसीएम हमेशा कितना होगा? जीरो। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम में नेट फोर्स हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। ये भी याद रखना। फिर एक और क्वेश्चन। सर एक बार और पीछे वाला दिखा दिया ना, वो नोट लिखाया था। हाँ हो गया सर। ये दो ब्लॉक है, उनका मास सेम है, इनिशियली दोनों रुका हुआ है और हमने इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया F। तो फिर से स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन फाइंड करना है। तो ना इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वही न्यूटन लॉ से आएगा, नेट फोर्स बाय मास। इस सिस्टम में नेट फोर्स कितना लग रहा है? एफ। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास। हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव सॉल्व कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम है। अरे सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है, कोई सिस्टम के पास एक्सेलरेशन। हाँ, और सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब सेंटर ऑफ मास नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो फिर सूडो फोर्स लगेगा इस फ्रेम में। इस फ्रेम में सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, स्पेस डायरेक्शन में लगेगा। मास में चेंज कर देता हूं, मैं इस मास को m1 लिख देता हूं, इस मास को m2 लिख देता हूं, तो जनरलाइज हो जाएगा। इसमें सूडो फोर्स लगेगा m1 f m1 m into a का वैल्यू ये डाल देंगे हम। सिमिलरली इस पे भी सूडो फोर्स लगेगा क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इस पे सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, m into a को डाल देंगे। और इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों का भी 0 है, सेंटर ऑफ मास का भी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कभी भी 0। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर मैं दोनों का फोर्स देखूंगा तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है
और इस पे इस दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा ना, इन दोनों का, इस तरफ वाला रिजल्टेंट वो आएगा इतना। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस दोनों पे फोर्स ये लग रहा है और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है। यहां तक समझो अच्छे से सब कुछ, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर वो रिजल्टेंट वाला पूछने का था, कैसे निकाला? रिजल्टेंट निकाल के देखो, ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में है, दोनों का रिजल्टेंट निकाल के देखो, यही आएगा। अपोजिट अच्छा। डायरेक्शन में तो सब हाँ, करेक्ट होगा। ठीक है सर। सर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का आपने जो बताया फिर से बताना। इनर्शियल फ्रेम तो हम लोगों ने एनएलएम में पढ़ा था, वही कंसेप्ट रिवाइज करते रहा करो। जब भी किसी फ्रेम के पास एक्सीलरेशन होगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है सर। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा फोर्स लगाते हैं। अब ना ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो ये भी मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट फोर्स लग रहा है तो ये भी मूव करेगा। देखो फोर्स दोनों का सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? ऑब्वियसली सामने दिख रहा है सेम आ रहा है, लेकिन मास दोनों का डिफरेंट है तो दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट आएगा। अब दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट आएगा तो दोनों जो डिस्प्लेस होंगे ना, सेम डिस्प्लेस होंगे कि डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा? डिफरेंट। तो हम लोग मान लेते कि ये x1 डिस्प्लेस हो रहा है, ये x2 डिस्प्लेस हो रहा है, और जब मैक्सिमम एलोंगेट होगा उस समय दोनों का वेलोसिटी कितना होगा? सेम Zero. होगा कि जीरो होगा? अभी जीरो होगा क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मैक्सिमम एलोंगेशन और कंप्रेशन में दोनों का वेलोसिटी जीरो होगा। और ये x1 इधर मूव किया, ये x2 इधर मूव किया, तो स्प्रिंग कितना एलोंगेट हुआ? x1 plus x2. स्प्रिंग का जो मैक्सिमम एलोंगेशन है वो कितना आ गया? x1 प्लस x2। अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। इस सिस्टम में एक तो ये फोर्स वर्क डन कर रहा है, एक ये फोर्स वर्क डन कर रहा है, और एक स्प्रिंग वर्क डन कर रहा है। स्प्रिंग का वर्क, स्प्रिंग इनिशियली बैलेंस में, तो स्प्रिंग का वर्क डन लिख सकते हैं माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब इस दोनों से मैं कॉमन निकाल लेता हूं। अंदर बचेगा x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 को मैं x मैक्स लिख देता हूं। और ये भी x1 प्लस x2 को x मैक्स लिख देता हूं। यहां से मेरा x मैक्स आ जाएगा। ये आंसर आ गया। यही पूछा था कि मैक्सिमम एलोंगेशन बताओ।
किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अच्छे से कंसेप्चुअली हर चीज को समझ के याद रखना, कैसा किया, क्यों किया, सब समझ समझ। और ये क्वेश्चन मतलब ये क्या, हर चीज तुम लोगों को खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके तुम लोगों को याद रहेगा। सिर्फ सुनोगे तो कभी याद नहीं रहने वाला। तो रिवाइज करो बहुत अच्छे से, खुद से सब कुछ डिराइव करो, खुद से सब कुछ सॉल्व करो, तब जाके तुम लोगों को लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। सर इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है दोनों ब्लॉक का, तो क्या बोलेंगे? कैसे वापस बोलो। दोनों का फाइनल वेलोसिटी मतलब देखना है तो कि मतलब सीओएम के रिस्पेक्ट में दोनों का मतलब जीरो बोला ना हमने। तो भी फाइनल वेलोसिटी है सीओ सीओएम का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल आएगा। कांस्टेंट ही रहेगा सर। कांस्टेंट है। हाँ। और अभी तो नहीं कर पाएंगे, बट अगर तुम लोगों को एसएचएम पता है तो एसएचएम अगर आता है तो इस टाइम पीरियड पता है कि नहीं? हाँ सर पता है। अब ये सिस्टम का टाइम पीरियड पता है, तो नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम एलोंगेट होने में टाइम T/4 लगता है कि नहीं? हाँ 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 तो COM का वेलोसिटी निकाल लेंगे U+A से। अब ये मैक्सिमम एलोंगेशन में COM का वेलोसिटी आ जाएगा। अब COM के रिलेटेड दोनों का जीरो है, COM का इतना है, तो इन दोनों का भी इतना ही होगा कि नहीं, सेम वेलोसिटी? हाँ हाँ तो बस हो गया। तो वो सब मत सोचो यार, जो सिखा रहा पहले वो तो समझो, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सोचना, ना ये होगा ना वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पल्स। सर ये वाले क्वेश्चन को मतलब एक बार है ना मतलब बिना ये सीओएम के रिस्पेक्ट लिए हुए ट्राई करना था। वो तुम ट्राई करो भाई, उससे बहुत लंबा जाता है, ठीक है। तुम ट्राई करो, ये अपना लेक्चर उसी में चला जाएगा। इम्पल्स आई,
इम्पल्स याद रखना, इम्पल्स किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। और किसी भी फोर्स का इम्पल्स ऑब्जेक्ट पे dt टाइम इंटरवल पे, फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट पे dt टाइम इंटरवल में कितना इम्पल्स आता है? इंटीग्रेशन f dt। ये इम्पल्स का डेफिनेशन है। इम्पल्स याद रखना, फोर्स की वजह से होता है, ऑब्जेक्ट पे लगता है। ऑब्जेक्ट पे फोर्स की वजह से कितना इम्पल्स लगता है? अगर फोर्स dt टाइम के लिए लग रहा है तो इम्पल्स होगा f dt, और अगर ज्यादा टाइम के लिए लग रहा है तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन f dt हो जाएगा। अब सर इससे हमें एक चीज और समझ में, हाँ बोलो। सर इम्पल्स और जर्क में फर्क क्या रहता है? क्या क्या इम्पल्स और जर्क में फर्क क्या रहता है? जर्क की वजह से भी इम्पल्स आता है, जर्क की वजह से भी इम्पल्स आता है, और बाकी फोर्सेस की वजह से भी इम्पल्स होता है। अभी हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे और समझ में आएगा। अभी जितना समझा रहा हूँ उतना समझो तुम। इम्पल्स का मतलब क्या होता है मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। इम्पल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, इम्पल्स किसकी वजह से होता है, किस पे लगता है, ये सब समझो। जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। अभी आगे पीछे का ऊपर नीचे का मत सोचो, जो सिखा रहा हूँ सीखो, समझो। अब इस इक्वेशन को देख के हमें एक चीज और समझ में आ रहा है कि कौन से ग्राफ का क्या चीज क्या देगा। फोर्स और टाइम का एरिया। इंग्लिश है ना। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया इम्पल्स देगा। तो या लिख लो, जिसको नहीं पता, जिसको पता है कि इंटीग्रेशन हमेशा एरिया होता है तो मत लिखो, पर याद रखना, मतलब फिजिक्स में हमेशा इंटीग्रेशन मतलब ग्राफ का एरिया, डिफरेंशिएशन मतलब ग्राफ का स्लोप। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया इम्पल्स देगा। यहाँ से इम्पल्स का हमें यूनिट भी समझ में आ रहा है। इम्पल्स का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। और ये फॉर्मूला इम्पल्स का डायरेक्शन भी बता रहा है। इम्पल्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? फोर्स के। देखो, फोर्स का डायरेक्शन होगा, इम्पल्स का भी वही डायरेक्शन होगा। इम्पल्स फोर्स के डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब ना, अगर सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो अलग अलग फोर्सेस का अलग अलग इम्पल्स होगा। तो अलग अलग फोर्सेस का अलग अलग इम्पल्स होगा। तो अब मैं सारे इम्पल्स का अगर मैं नेट निकालूंगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन सा फोर्स आएगा? ऑब्वियसली नेट फोर्स आएगा, तो सारे फोर्सेस का इम्पल्स निकाल रहे हैं। नेट फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dp बाई dt। dt कैंसिल हो जाएगा और dp का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा p। तो सिस्टम में जो नेट इम्पल्स लगता है ना, वो किसके इक्वल होता है? डेल्टा p के इक्वल होता है। डेल्टा p मतलब pf माइनस pi के इक्वल होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो ये इसको कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कि सिस्टम में जो नेट इम्पल्स लग रहा है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अच्छे से समझ के सब कुछ याद रखना, हमारा काम आएगा।
हाँ सर। हो गया? तो बहुत अच्छे से याद रखना, इम्पल्स और ट्रिकी कंसेप्ट है। इम्पल्स याद रखना फोर्स की वजह से होता है, ऑब्जेक्ट पे लगता है और कोई टाइम इंटरवल का होता है। एक फोर्स का ऑब्जेक्ट पे इम्पल्स कितना होता है, इंटीग्रेशन एफ डी टी। अगर टाइम है तो अब टाइम इंटरवल छोटा है तो सिर्फ एफ डी टी होगा। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है, उसका डायरेक्शन किसके अलोंग होता है, फोर्स के अलोंग ही होता है। अब फिर एक थ्योरम है, उसको कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है कि अगर सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सबका इम्पल्स आएगा। तो अगर मैं नेट इम्पल्स निकालूंगा तो नेट इम्पल्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल नहीं होता, नेट इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो कई बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम में बहुत सारे इम्पल्स लग रहे हैं तो जो नेट इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्सिव फोर्स। अब पहले तो ये याद करो कि इम्पल्स एक अलग चीज होता है और इम्पल्सिव फोर्स एक अलग चीज होता है। इम्पल्स फोर्स है क्या? नहीं, फोर्स की वजह से होता है। हाँ, और इम्पल्सिव फोर्स नाम तो देख के समझ में आ रहा है, इम्पल्सिव फोर्स फोर्स है कि नहीं? कोई फोर्स है। ये कॉपी कर लो। सो इम्पल्सिव फोर्स इम्पल्स के वजह से जनरेट होता है ना। क्या मतलब इम्पल्सिव बोल रहे फोर्स होता कैसे है? अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तुम लोगों का बहुत गंदा हैबिट है ये हैबिट की वजह से तुम लोगों को बहुत नुकसान होता है। जब जो कर रहे हैं उसमें नहीं ध्यान देंगे, इधर उधर का सोचेंगे ना। जो सीखना होता है वो भी नहीं सीख पाते और इधर उधर का भी नहीं सीख पाते। इम्पल्सिव फोर्स किसको कहते हैं? एक ऐसा फोर्स जो कि रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड का होता है और वो रिलेटिवली शॉर्टर टाइम पे लगता है, उसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो अगर मैं इम्पल्सिव फोर्स का इम्पल्स निकालूं तो अब शॉर्टर टाइम के लिए लग रहा है तो टाइम तो सिर्फ dt है, तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ये वैल्यू बहुत बड़ा है और ये वैल्यू बहुत छोटा है, तो ये जो इम्पल्स आएगा ना ये बहुत बड़ा आएगा, बहुत छोटा आएगा, मतलब इनफाइनाइटली लार्ज आएगा, इनफाइनाइटली स्मॉल आएगा, कि कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। फाइनाइट वैल्यू है। कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। कुछ फाइनाइट। हाँ, अब ना जो फोर्स इम्पल्सिव नहीं है उसको हम लोग नॉन इम्पल्सिव कह देंगे। तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स का अगर मैं देखूंगा, ये इम्पल्सिव फोर्स देख रहा हूं ऊपर वाला और नीचे वाला नॉन इम्पल्सिव फोर्स का देख रहा हूं, तो इम्पल्सिव फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है, बहुत dt टाइम के लिए लगता है। अब dt टाइम के लिए भी लग रहा है लेकिन उसका जो इम्पल्स होता है ना वो फाइनाइट है, वो बहुत छोटा नहीं होता है। अब इस दौरान अगर मैं नॉन इम्पल्सिव फोर्स को देखूंगा तो उसका ये वैल्यू बहुत छोटा होगा और ये भी बहुत छोटा है, तो उसका इम्पल्स कितना आएगा? इन्फिनिटली स्मॉल। जब भी सिस्टम पे इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा ना उस समय नॉन इम्पल्सिव फोर्स को हम लोग क्या कर देंगे,
नेग्लेक्ट। उस समय हम लोग नॉन इम्पल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत कम आएगा। जब भी सिस्टम में इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है तो उस समय हम लोग नॉन इम्पल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। चलो हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं। ये ग्राउंड है, ये बॉल है, इसका मास रियलिस्टिक लेते हैं, ये मेटल का बॉल है तो इसका मास मान लेते हैं कि 1 kg है। इसको हमने ऊपर से ड्रॉप किया, कोई रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी 5 मीटर। अब जब ये बॉल नीचे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, √2gh 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब मान लेते कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रहा है तो हिट करने के जस्ट बाद इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसके साथ कांटेक्ट में कितने टाइम के लिए था, बॉल है, ऊपर से ड्रॉप कर दिया, नीचे आया, इसके पास ये वेलोसिटी है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ तो हिट करने के बाद वापस यही वेलोसिटी रहेगा। 0। ये बॉल ग्राउंड के साथ कितने टाइम के लिए रहा, नहीं बहुत कम टाइम के लिए रहा। तो कम time। 0 तो नहीं है लेकिन बहुत कम टाइम है। उसको रियलिस्टिक एग्जांपल ले लेता हूं, 0.01 सेकेंड। अब मैं इस समय इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो इसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, कुछ नहीं। अरे चेंज हुआ भाई, कब सीखोगे। -10 -10 20 मीटर पर 20 चेंज आया था वेलोसिटी। और टाइम कितना है 0.01। उसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2000। तो ये जब हिट कर रहा होगा ना उस समय इसका एक्सेलरेशन इतना होगा 2000। अब इस समय इसका एफबीडी बनाते हैं, जब ये हिट कर रहा होगा इस समय इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा 2010, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2000 लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो देखो इस पे mg इतना लग रहा है और नॉर्मल इतना लग रहा है जब हिट कर रहा है, तो नॉर्मल जो है वो इम्पल्सिव है कि नहीं, हाँ सर। और mg देखो रिलेटिवली स्मॉलर है तो mg इम्पल्सिव है कि नहीं, नहीं है, नॉन इम्पल्सिव। एमजी नॉन इम्पल्सिव है। और नॉर्मल के सामने मैं mg को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। अब ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है 1 kg मास का, तो इसका जो mg होगा वो 10 न्यूटन होगा और इस समय इसका नॉर्मल भी कितना लगेगा 10 न्यूटन ही लगेगा। अब ये नॉर्मल इम्पल्सिव है क्या, नहीं सर। और ये mg भी इम्पल्सिव नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इम्पल्सिव होता है क्या, नहीं सर। और जब कोलिजन हो रहा होता है ना उस समय जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है वो इम्पल्सिव होता है क्या नहीं। हाँ सर। वो इम्पल्सिव होता है।
अच्छे से समझ के याद रखना, ठीक है, कि इम्पल्सिव फोर्स किसको कहते हैं, नॉन इम्पल्सिव फोर्स किसको कहते हैं। इम्पल्सिव फोर्स उसको कहते हैं जो कि रिलेटिवली जिसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होता है और वो रिलेटिवली काफी कम टाइम के लिए लगता है, उसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। और बाकी सारे फोर्स को नॉन इम्पल्सिव कहते हैं। अब सिस्टम में जब भी इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा उस समय हम लोग नॉन इम्पल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा होगा उसके कंपैरिजन में। और इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स अलग अलग चीज होता है। इम्पल्स किसकी वजह से आता है, इम्पल्स किसकी वजह से होता है, इम्पल्सिव फोर्स की वजह से होता है कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स की वजह से होता है कि दोनों की वजह से होता है। इम्पल्स किसकी वजह से होता है, इम्पल्स, हाँ, तो वो इम्पल्सिव फोर्स का होता है कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स का दोनों का होता है। बस कोई ऐसा नहीं, इम्पल्स इम्पल्सिव फोर्स का ही होता है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स का भी इम्पल्स होगा। लेकिन जब भी इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा ना, तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स का जो इम्पल्स होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमने जर्क लगाया, जर्क लगाया इसका मतलब क्या है कि हमने बहुत बड़ा फोर्स लगाया और बहुत कम टाइम के लिए। तो हम जर्क लगा रहे तो हम इम्पल्सिव फोर्स लगा रहे कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स लगा रहे। नॉन इम्पल्सिव, सॉरी इम्पल्सिव फोर्स। तो जर्क लगा रहे मतलब हम इम्पल्सिव फोर्स लगा रहे हैं और कुछ नहीं। उस समय लोग नॉन इम्पल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। और एमजी और स्प्रिंग फोर्स जनरली हमेशा नॉन इम्पल्सिव होता है।
ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ब्लॉक है, ब्लॉक रुका हुआ है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा ना वो इम्पल्सिव होगा कि नॉन इम्पल्सिव होगा? नॉन इम्पल्सिव। नॉन इम्पल्सिव। ये ग्राउंड है, ऊपर से ब्लॉक वेलोसिटी से आके इसको हिट कर रहा है, तो अब जो नॉर्मल होगा वो इम्पल्सिव होगा कि नॉन इम्पल्सिव होगा? इम्पल्सिव होगा। इम्पल्सिव। इम्पल्सिव। ये दोनों ब्लॉक ऑब्जेक्ट है, दोनों के पास वेलोसिटी v है, ये आके यहाँ पे कोलाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है उस समय जो नॉर्मल लग रहा है वो इम्पल्सिव है कि नॉन इम्पल्सिव है? इम्पल्सिव है। और यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है ये नॉर्मल इम्पल्सिव है कि नॉन इम्पल्सिव है? वो नॉन इम्पल्सिव है। ये उनका वैल्यू बहुत छोटा होगा उस कंपैरिजन में। सर थर्ड वाले में क्या केस किया था? हिट कर रहे हैं क्या आप? ये देखते हैं, ये दोनों पास v वेलोसिटी, हाँ वो दोनों आके हिट कर रहे हैं क्या? बस, हाँ अच्छा। ये भी दोनों ऑब्जेक्ट आके हिट कर रहे हैं, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट आके हिट कर रहे हैं तो ये वाला नॉर्मल इम्पल्सिव होगा कि नॉन इम्पल्सिव होगा? इम्पल्सिव होगा। और ये वाले नॉर्मल नॉन इम्पल्सिव। देखो ये वाला नॉर्मल नॉन इम्पल्सिव नहीं होगा, इस ऑब्जेक्ट पे अब जो फोर्स लगेगा ना वो नॉर्मल जो लगेगा वो ऐसे लगेगा कुछ, अब ऐसे लगेगा तो फिर इसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, ये बहुत बड़ा फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला जो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है ये भी बहुत बड़ा होगा कि नहीं? हाँ सर। तो ये वाला नॉर्मल नॉन इम्पल्सिव होगा, बहुत बड़ा वैल्यू होगा इसका, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट को ना हम लोग एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा है, तो ये नॉर्मल भी बढ़ जाएगा, तो ये वाला नॉर्मल क्या होगा? इम्पल्सिव होगा। इस पे देखोगे तो इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, ये वाला जो फोर्स है ये नॉर्मल को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो इम्पल्सिव होगा कि नॉन इम्पल्सिव होगा ये वाला नॉर्मल? अच्छे से समझ लो, डाउट है तो वापस पूछो। ये वाला नॉर्मल इम्पल्सिव होगा, ये वाला भी इम्पल्सिव होगा, क्यों? क्योंकि ये ऐसे टेढ़ा लगा है, उसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ जो कि इसको बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा इसका, तो ये इम्पल्सिव होगा। ये वाला नॉन इम्पल्सिव होगा क्योंकि इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहा है जो कि इस नॉर्मल को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करने से इम्पल्सिव नहीं होता, बहुत ज्यादा होना चाहिए तभी इम्पल्सिव होता है, तो फिर ये नॉन इम्पल्सिव होगा। अब नेक्स्ट है टेंशन। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक ऑब्जेक्ट यहां से आके जब हिट करेगा, तीन अलग अलग केस है, तीनों को मैं एक साथ दिखा रहा हूँ बट ये तीनों अलग अलग है। एक बार ऑब्जेक्ट यहां से आके हिट कर रहा है, एक बार ऑब्जेक्ट यहां से आके हिट कर रहा है, एक बार ऑब्जेक्ट यहां से आके हिट कर रहा है, तो जब यहां से आके हिट करेगा उस समय ये जो टेंशन होगा वो इम्पल्सिव होगा या नॉन इम्पल्सिव होगा? ऑब्जेक्ट ऐसे आके हिट करेगा, नॉन इम्पल्सिव होगा।
इम्पल्सिव होगा। हाँ देखो ऑब्जेक्ट ऐसे आके हिट करेगा तो ऑब्जेक्ट इस पे बहुत बड़ा फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, उसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो टेंशन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो फिर इंक्रीज हो गया तो टेंशन इम्पल्सिव है। अब अगर इसमें मैं अगर फोर्स मतलब ऐसे आके हिट किया तो एक बड़ा फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसका वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो अब टेंशन चेंज होगा? नहीं सर। नहीं सर। तो अब टेंशन नॉन इम्पल्सिव ही रहेगा। ये जब आके हिट करेगा तो फोर्स लगाएगा बहुत बड़ा फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। अब इस ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टेंशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा तो नॉन इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होगा। अच्छे से देख लो, समझ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ये आके इसको हिट करेगा तो टेंशन लगाएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा। उसका कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, इसका भी वैल्यू बहुत बड़ा होगा, तो इसकी वजह से टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इम्पल्सिव होगा। ये जब आके इसको हिट करेगा तो उस पर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा, जिसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा, उसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं आएगा, तो टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जब आके इसको हिट करेगा तो ये नॉर्मल ऐसे लगाएगा, उसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। अब ये टेंशन को डिक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो टेंशन ऑब्वियसली कम होगा ना, नॉन इम्पल्सिव होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये ग्राउंड है, उसके ऊपर ये ब्लॉक है, और ये स्ट्रिंग है, एक और ब्लॉक है, और यहाँ पे एक पॉइंट मास है m। ये u वेलोसिटी से आ रहा है और इस ब्लॉक को हिट कर रहा है, हिट करके चिपक जा रहा है। ठीक है, पहले ऑब्वियसली तुम लोग मतलब पहले क्या है कि ये भी रुका हुआ था और ये भी रुका हुआ था, और ये सिर्फ ये मूव कर रहा था, u वेलोसिटी से आके इसको हिट किया और इसके साथ स्टिक हो गया। तो जब हिट हो रहा होगा उस समय इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो इम्पल्सिव होगा कि नॉन इम्पल्सिव होगा? नॉन इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होगा। ये जब आके इसको हिट करेगा तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इम्पल्सिव होगा कि नॉन इम्पल्सिव? इम्पल्सिव होगा, नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में। वो ऑब्वियसली इम्पल्सिव होगा ना, उसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा। जब भी कोलिजन होता है ना उस समय जो नॉर्मल लगता है वो हमेशा इम्पल्सिव होता है, तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव होगा। अब नॉर्मल इम्पल्सिव है तो इस ऑब्जेक्ट पे एक बहुत बड़ा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो टेंशन होगा वो इम्पल्सिव होगा कि नॉन इम्पल्सिव होगा? इम्पल्सिव होगा। टेंशन भी इम्पल्सिव होगा। mg इम्पल्सिव है? नहीं, mg नॉन इम्पल्सिव है। और ये जो ग्राउंड नॉर्मल लगा रहा है वो इम्पल्सिव है? वो भी नॉन इम्पल्सिव है। तो जब कोलिजन हो रहा है उस दौरान इस सिस्टम में इम्पल्सिव फोर्स क्या क्या है? टेंशन है और वो दोनों मतलब दोनों ब्लॉक के बीच का नॉर्मल। यहाँ तक इसमें कोई डाउट है? सर वो इम्पल्सिव फोर्स इसमें नहीं समझा मतलब। सर वो टेंशन वाले का वाला बता रहा सर मतलब आप सर आप बोलते हो कि ये जो बड़ा फोर्स है वो कैसे कैसे बड़ा है मतलब
समझ नहीं रहे ना, क्योंकि अभी जैसे आपने एक एग्जांपल लिया था कि ब्लॉक को हम लोग ने हाइट से नीचे गिराया, तो वो इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से रिबाउंड हो गया, तो वो समझा सर, वो काय को इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है उस पे। पर अभी इसमें आपने बोला ये तो बॉल, ये जो पार्टिकल है वो तो जाके उससे स्टिक हो जा रहा है ना, मतलब वो इलास्टिक कोलिजन नहीं कर रहा है ना, तो मतलब कुछ समझ ही नहीं रहा कि वो नहीं पता बड़ा फोर्स कैसे, वो नहीं सुनने से। ये पार्टिकल जब जाके इसको स्टिक करेगा, उसके बाद इसका वेलोसिटी, इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा? जीरो होगा कि कुछ होगा? आके हिट किया, चिपक गया। कुछ होना चाहिए सर, थोड़ा सा मतलब। हाँ, तो कुछ तो होगा ना। मान लो 3 मीटर पर सेकेंड है। अब इस ब्लॉक का मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा dv बाई dt से, तो dv 3 है और कोलिजन का टाइम तो बहुत छोटा है, तो एक्सीलरेशन देखो इतना बड़ा आ जाएगा। अब एक्सीलरेशन इतना बड़ा है तो इस पे जब मैं न्यूटन लॉ लगाऊंगा तो ये नॉर्मल एक्सीलरेशन छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? हाँ सर, बड़ा आएगा। तो फिर इम्पल्सिव होगा। ठीक है सर, और वो टेंशन वाला भी एक चीज बताइए ना। ध्यान रखना, जब भी एक चीज पहले ध्यान कर लो, याद कर लो, जब भी कोलिजन होता है ना, उस समय जो नॉर्मल लगता है वो हमेशा इम्पल्सिव होता है। ठीक है सर। अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, बहुत बड़ा फोर्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब ये ऑब्जेक्ट को बहुत जोर से इधर फोर्स लगा के भेजोगे तो टेंशन छोटा होगा कि टेंशन भी बड़ा होगा? बड़ा होगा। तो टेंशन भी इम्पल्सिव होगा। ऐसे भी कर सकते हो कि ये इसको जब हिट करेगा तो ये भी मूव करेगा और ये भी तो मूव करेगा, साथ में सब कनेक्टेड है, तो इसका भी वेलोसिटी जीरो से लेके कुछ हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। फिर से इसका बहुत कम टाइम में एक्सीलेशन फिर से बहुत ज्यादा आएगा, इसका एक्सीलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसके टेंशन जो लग रहा होगा उसको इम्पल्सिव होना ही पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना ना, ये होमवर्क है। होमवर्क ये है कि सबसे पहले तो हिट करने के बाद सबका वेलोसिटी निकालना है। हिट करने के बाद जब सबका वेलोसिटी निकालेंगे तो सब अलग अलग मूव करेंगे कि एक साथ मूव करेंगे? एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि देखो ना, ये इसके साथ चिपक गया और ये दोनों स्ट्रिंग के तो कनेक्टेड है, तो सब साथ में मूव करेंगे। तो हिट करने के जस्ट बाद का वेलोसिटी निकालना है। वो ऐसे आएगा कि हम लोग पूरे को सिस्टम मान लेंगे, इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है एक्स डायरेक्शन में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो सिस्टम का एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व कर देना, उससे वेलोसिटी आ जाएगा। अब जैसे ये वेलोसिटी आया, इस ऑब्जेक्ट को ए मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को बी मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सी मान लेते हैं। फिर हम लोगों को निकालना है कि इम्पल्स ऑफ नॉर्मल ऑन ए, नॉर्मल का इम्पल्स ए पे कितना आएगा। फिर इम्पल्स ऑफ नॉर्मल ऑन बी भी निकालना है, इम्पल्स ऑफ टेंशन ऑन ए निकालना है, टेंशन का इम्पल्स ए पे कितना होगा। नेक्स्ट निकालना है इम्पल्स ऑफ टेंशन ऑन बी। ये सब चीजें निकालना है, तो ट्राई करना समझ समझ के। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, और इसके अलावा कुछ होमवर्क करोगे? कब लेक्चर मेरा नेक्स्ट? सैटरडे। सैटरडे तक सेंटर ऑफ मास का कर लो। सेक्शन बी सी डी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लोगे ना? इतना तो हो जाएगा।
हाँ सर। आज के लेक्चर अच्छे से रिवाइज भी कर लेना, ऑब्वियसली वो तो हमेशा करना होता है, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी तुम लोगों को याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे जो पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, ओके बाय। सर एक डाउट था। बाय सर। हाँ सर आपने वो बताया था ना कि जब सर वो आपने एक नोट का पॉइंट निकाला था ना, उसका सेकंड पॉइंट मुझे नहीं आता ये। हाँ सर ये वाला। सर वो अभी गया ना नोट वाला पॉइंट, उसमें जो सेकंड पॉइंट था वो, उसको यहाँ पे ये हाँ ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ हाँ होता है, सर सेकंड F=ma cm। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव ही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखेंगे तो कितना होगा? जीरो। अच्छा तो फिर सेंटर ऑफ मास के हाँ। रेम में फोर्स 0 आएगा। ओके चलो कि बाय। हाँ सर थैंक यू सर। बाय सर।